वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो दोस्तों। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में, यानी कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, किस तरह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। आज हम दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। दोस्तों अगर हम मनुष्य की बात करें तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, पहली बात तो इसकी आवश्यकता क्यों है, पहले चीज को समझते हैं। दोस्तों न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे फूड को तोड़ा जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, फिर उसको ब्लड लेकर जाता है सभी बॉडी की सेल्स के पास। तो न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बस या कोई सवारी गाड़ी होती है जो सवारी को बिठाती है, यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, उसी तरह हमारी बॉडी में भी दोस्तों एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करता है जो न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह, वेस्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि किडनी के पास लेके जाता है, और हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दोस्तों कुछ चीजों से मिलकर बना होता है। इनके तीन पार्ट होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के। नंबर वन होता है दोस्तों हार्ट। अब हार्ट क्या है अभी बताएंगे। नंबर दो होता है दोस्तों वेसल्स, जिसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तीसरा होता है दोस्तों आपका कैपिलरीज। ये तीनों चीजें मिलकर दोस्तों ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बनाती हैं। अब बिल्कुल सिंपल है, समझो। हार्ट क्या है, अब इतना ज्यादा ब्लड है हमारी बॉडी में, उसको पंप करने के लिए एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में जिसका नाम होता है हार्ट। अच्छा, अब ये ब्लड बॉडी में बह रहा है, किसी चीज में बह रहा है, एक पाइपलाइन में बह रहा है, वे है आपकी ब्लड वेसल्स। और कैपिलरीज क्या है, जहां न्यूट्रिएंट या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ये बहुत पतली होती है, इनका जाल होता है। अब हम दोस्तों वन बाय वन करके सबसे पहले हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर कैपिलरीज के बारे में पढ़ते हैं। अब दोस्तों ये डायग्राम देखो ध्यान से। हमारा हार्ट चार चैम्बर का बना होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चीजें याद कर लो आप, दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल। अच्छा जी, इसका मैकेनिज्म समझ लो। दो एट्रियम हो गए, दो वेंट्रिकल हो गए, यानी कि ब्लड एक बार तो ब्लड आता है इसके अंदर हार्ट के, और यहाँ से जाता है, यानी कि ब्लड आता कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के अंदर आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आता है और हार्ट से भेज दिया जाता है उसको लंग्स के पास। क्यों लंग्स के पास क्यों भेजे, क्योंकि वही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारे हार्ट में जाएगा, हमारा हार्ट उसको पंप करेगा लंग्स के पास, लंग्स से उसको फिल्टर करके एक्सचेंज करके ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे हार्ट में भेज दिया जाएगा, फिर हमारा हार्ट उसको दोबारा बॉडी में ब्लड पंप कर देगा। ये एक मैकेनिज्म है दोस्तों इसका। दोस्तों समझते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखो दोस्तों, ये आपको एक ट्यूब दिख रही है, एक वेन दिख रही है, एक क्या बोलते हैं इसको, वेन है। ये बड़ी वेन होती है, इसका नाम होता है सुपीरियर वेना कावा। ये होती है अपर साइड में, इसको बोलते हैं सुपीरियर, जो अपर साइड में होती है। एक होती है इंफीरियर वेना कावा। अब ये क्या है वेना कावा, ये एक तरह की वेन है। सुपीरियर यानी कि अपर साइड से बॉडी की ब्लड को लेकर आएगी हार्ट के पास, और इंफीरियर वेना कावा क्या करेगी, लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड को लेकर आएगी हार्ट के पास। अब हार्ट के पास ब्लड आ गया तो पहले सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा से, देखिए एरो का निशान दिख रहा है आप लोगों को, ये होती हुई आएगी आपके राइट एट्रियम में।
सबसे पहले ब्लड आया हमारा राइट एट्रियम में। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होगा? राइट एट्रियम में आ गया ब्लड। राइट एट्रियम में आने के बाद आपका जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा एक, ये आपको ये, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी आर्टरी। अब ये यहां से पंप करेगा इसको, ब्लड को, कहां पे? लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी कहां होती है? लंग्स में होती है। अब ये ब्लड कहां चला गया दोस्तों? लंग्स में चला गया। अब लंग्स में इसका क्या होगा? इसको ऑक्सीजन वाला ब्लड बना दिया जाएगा। अब ऑक्सीजन वाला ब्लड होता हुआ कहां आएगा? हमारी पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स लेकर आएगी ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के पास। अब लेफ्ट एट्रियम इस ब्लड को भेज देगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर इस ब्लड को पंप कर देगा पूरी बॉडी में थ्रू द एओर्टा। अभी आपको ट्यूब दिख रही है कुछ, इसको बोलते हैं एओर्टा। यहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड चला जाता है। इसका आप दोस्तों सीक्वेंस याद रखिए। सबसे पहले ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा दोस्तों राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से दोस्तों जाएगा आपका ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से दोस्तों ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, यानी कि लंग्स से आ रही है ये पल्मोनरी वेन। कहाँ आ रही है? लंग्स से। पल्मोनरी वेन्स में आ गया। अब पल्मोनरी वेन्स से ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड चला गया। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से दोस्तों जाएगा एओर्टा में। कहाँ जाएगा? एओर्टा में। अब एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाएगा। तो ये था दोस्तों ब्लड ट्रांसपोर्ट होने का मैकेनिज्म। एक बार डायग्राम आप बना के देख लीजिएगा, बहुत आसान डायग्राम है। अब बात करते हैं दोस्तों ब्लड कैपिलरीज की। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? नहीं दोस्तों, ब्लड, अब बात करते हैं दोस्तों ब्लड वेसल्स के बारे में। यानी कि ब्लड वेसल एक तरह की ट्यूब है जिनके अंदर ब्लड बहता है। ये दो तरह की होती है, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। अब आर्टरी क्या करती है दोस्तों? आर्टरी हार्ट से ब्लड को लेकर आएगी बॉडी के पास। कहाँ लेकर आएगी? बॉडी के पास। और वेन्स, वेन्स क्या करेगी? बॉडी से ब्लड को लेके जाएगी हार्ट के पास। बस सिंपल, दैट सिंपल। आर्टरी क्या है? जो हार्ट से बॉडी के पास ब्लड को लेकर आ रही है। क्या करती है वो? आर्टरी में होता है, आर्टरी होती है दोस्तों थिक वॉल, इसकी वॉल जो है मोटी होती है, तो इसमें प्रेशर भी कैसा रहता है? ज्यादा रहता है। अब वेन्स की बात करें, वेन्स कैसी होती है? थिन वॉल होती है, पतली वॉल होती है इनकी, और इसमें प्रेशर क्या होता है? कम होता है। ठीक है दोस्तों, अब इस बात करेंगे कैपिलरीज की। कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज, कैपिलरीज दोस्तों एक्सचेंज करती है, एक्सचेंज का फंक्शन करती है। न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होगा दोस्तों। ये बहुत पतली होती है, टिश्यू के पास मिलेगी देखने के लिए, और ये बहुत पतली थिन वॉल होती है। अब थिन वॉल होगी तो आप समझ सकते हो चीजें डिफ्यूज हो सकती है, आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकती है एक जगह दूसरी जगह। तो एक्सचेंज न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, दिमाग से निकल गई थी। ये बात होने के बाद हमारा इसमें मेन कंपोनेंट होता है ब्लड। क्या होता है दोस्तों? ब्लड। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन कंपोनेंट क्या है दोस्तों? ब्लड है, ब्लड। मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। ब्लड क्या होता है दोस्तों? ब्लड ही तो लेकर जा रहा है सभी चीजों को। ट्रांसपोर्टर सिस्टम में क्या है? ब्लड ही लेके जा रहा है। ब्लड के अंदर दोस्तों क्या होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, और भी बहुत सारी सेल्स होती हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं जिनको, डब्ल्यूबीसी के टाइप होते हैं। और दोस्तों ये तो होगी ब्लड के अंदर दूसरी चीज होती है, तो होगी सेल्स। और दोस्तों इसके बाद होती है आपकी इसके अंदर प्लाज्मा। क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा। तो ब्लड क्या करता है? ब्लड ही वो माध्यम है जो लेकर जाता है इन चीजों को। मैं आपको बताना भूल गया था, मैं कह रहा था न्यूट्रिएंट, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन ट्रांसपोर्ट होता है, पर लेकर कौन जाता है? ये जाता है ब्लड। ब्लड के अंदर क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। तो यही दोस्तों क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट का काम करता है।
आरबीसी क्या करती है दोस्तों, आरबीसी की एफिनिटी होती है ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड से। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होती है कहाँ से, लंग से, और कहाँ जाती है हमारी सेल्स के पास, और सेल्स से क्या लेकर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और दोबारा लंग्स में लाके उसको हम बाहर निकाल देते हैं सांस के द्वारा। ठीक है दोस्तों। डब्ल्यूबीसी हमें इन्फेक्शन यानी कि डिसीज डिसीज से लड़ने में मदद करती है। इन्फेक्शियस पार्टिकल जो होते हैं बाहर से, अगर हमारी बॉडी में कोई चीज ऐसी आ गई जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है तो उसको मारने का काम कौन करेगी, डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स का काम क्या है दोस्तों, आपको पता ही है, ब्लड क्लोटिंग में। अब हमें चोट लग गई और चोट लग गई तो हमारा ब्लड बहता रहेगा, उसको रोकना पड़ेगा। तुम्हारी बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लड क्लोट जमा देती है, इसे बोलते हैं ब्लड प्लेट्स। तो ये था दोस्तों हमारा ह्यूमन हार्ट या ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्लांट में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। फटाफट बता देता हूँ आपको, प्लांट में ज्यादा कुछ खास बड़ी बात है नहीं। प्लांट में कोई हार्ट व जैसी कोई ऑर्गन तो मिलता नहीं, तो वहाँ किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करें हम तो उसमें दोस्तों दो चीजें होती हैं। नंबर एक आपकी बात करेंगे जाइलम, और नंबर दो होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है दोस्तों, जाइलम रूट से, जाइलम जड़ों से वाटर का कंडक्शन करेगा बॉडी के सभी पार्ट में, यानी कि डाउनवर्ड से अपवर्ड। तो क्या करेगा ये, वाटर का कंडक्शन में हेल्प करता है। कौन, जाइलम। जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो ये होती है जो वाटर का कंडक्शन करती है। फ्लोएम क्या करती है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। फूड कहाँ बनता है, लीव्स में। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बना है, वो पत्तियों में बन गया, पत्तियों से बॉडी, प्लांट की बॉडी के सभी पार्ट के पास भेजना जरूरी है ना उसको, तनों में भी जाना, स्टेम में भी जाना, रूट में भी जाना। तो वो किसके हेल्प से आएगा, फ्लोएम की हेल्प से। अब जाता कैसे है, इसे बिल्कुल आसानी समझते हैं। जाइलम किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। मैं अगर एक सिंपल सा डायग्राम प्लांट का बना के दिखाऊं आपको, तो आप कहोगे सर ये डायग्राम कैसा बनना है। दोस्तों डायग्राम की कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए, सिर्फ मैकेनिज्म समझना जरूरी है। दोस्तों हमारी जो ब्लड की इसकी प्लांट की जो रूट्स होती है, प्लांट की रूट में दोस्तों रूट हेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रूट हेयर। अब जब सोइल में वाटर होगा, आपको पता है प्लांट को वाटर की आवश्यकता होती है, तो सोइल में क्या होगा, वाटर होगा। अब वाटर को ये रूट हेयर एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और क्या करेंगे, जब यहाँ पानी ज्यादा होगा और यहाँ पानी कम होगा, तो पानी की टेंडेंसी क्या है कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, जिसको ओस्मोसिस बोलते हैं या डिफ्यूजन बोल सकते हो आप। तो पानी क्या होगा दोस्तों, यहाँ चढ़ना शुरू हो जाएगा प्लांट में, इस तरह से पानी इस तरह से चढ़ना शुरू हो जाता है। एक तो ये कारण हो गया, एक तो ये रीजन हो गया, मैं रीजन कह रहा हूँ, एक तो ये तरीका हो गया प्लांट को, प्लांट में रूट, प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा होता है ट्रांसपीरेशनल पुल। ट्रांसपीरेशनल पुल, ये क्या है, ट्रांसपीरेशनल पुल। ट्रांसपीरेशनल पुल का मतलब होता है दोस्तों, सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उनसे स्टोमेटा के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, या वाटर भाप बनकर उड़ने लगता है, वाइपर बनकर उड़ने लगता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो जब प्लांट से वाटर उड़ता है एटमोस्फेयर में, तो एक सक्शन पंप लगता है। क्या लगता है दोस्तों, एक सक्शन 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 पंप लगता है। इसकी स्पेलिंग देख लो दोस्तों एक बार, सक्शन सक्शन पंप लगता है, जो पानी को नीचे से ऊपर खींचने में हेल्प करता है। तो इस तरह से दोस्तों डाउनवर्ड से नीचे से ऊपर की तरफ वाटर का ट्रांसपोर्ट हो जाता है, किसमें, प्लांट में। अब फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम के लिए दोस्तों एटीपी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एटीपी की। अगर फूड को ट्रांसपोर्ट करना है तो फूड का ट्रांसपोर्ट नीचे भी होगा, साइड में भी होगा, यानी कि मल्टी डायरेक्शनल होगा, ऊपर भी होगा और साइड में भी होगा। वो किसकी हेल्प से होगा, एक एटीपी यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होती है हमें, और उसके लिए क्या हेल्पफुल होता है, फ्लोएम। तो फ्लोएम के थ्रू क्या होता है दोस्तों, किसका ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। अगर दोस्तों ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अगली बात करेंगे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इसमें कोई कमी लगी हो वीडियो में, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। कल मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगी हमारी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप तक यहाँ बने रहे, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगा 10th क्लास में बायोलॉजी को अच्छा बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।